lecture. Now we are going to study about introduction to petrology. What is petrology and soil and its main properties. So let's go further. यहाँ पे हम देखते हैं introduction to petrology. So what is petrology? Petrology is the science of rocks. As I told before, पेट्रोलॉजी जो होता है वो रॉक का साइंस होता है. जैसे कि जियोलॉजी अर्थ का साइंस है, अर्थ के पीछे का साइंस, वैसे पेट्रोलॉजी है वो रॉक के पीछे का साइंस है. उसका ऑकरेंस, रॉक कहाँ से आता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं कि कौन से रॉक्स कौन से है, एंड उसका ओरिजिन कि कौन से रॉक का कौन सा ओरिजिन है, कहाँ से आया है वो रॉक, और उसका फिर रिलेशन कि वो जियोलॉजिकल कौन सी जियोलॉजिकल प्रोसेस से आया है, उसकी हिस्ट्री सब आता है पेट्रोलॉजी में. सो अर्थ का जो क्रस्ट है वो फॉर्म होता है बहुत ही अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस, और इससे ये फॉर्मेशन की प्रोसेस में बहुत से रॉक्स का फॉर्मेशन भी होता है, उसका ऑकरेंस होता है, और वो स्टडी जो होता है रॉक के फॉर्मेशन का उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी. इट इंक्लूड स्टडी ऑफ टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर. उस रॉक्स का टेक्सचर कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो स्टडी है वो आता है पेट्रोलॉजी में, और उसका क्लासिफिकेशन. सो वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ रॉक एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेनेसिस. जेनेसिस मीन्स ओरिजिन. सो रॉक इज एग्रीगेट मतलब क्या, पत्थर. रॉक इज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स जो होते हैं उसका वो एग्रीगेट होता है, एक पत्थर है सिंपल वर्ड्स में. और जो एक मिनरल से बनता है उसे कहते हैं मोनोमिनरलिक, और जो एक के ज्यादा मिनरल से बनता है उसे कहते हैं पॉलीमिनरलिक. सो इट मे बी मेड अप ऑफ वन मिनरल दैट इज मोनोमिनरलिक, और इट मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मिनरल्स. एक से ज्यादा मिनरल तो पॉली, और एक ही मिनरल रहा तो मोनो. सो आगे रॉक्स जो मिलते हैं हमें, उन्हें हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री, जस्ट अ सेकंड, थर्ड इज मेटामॉर्फिक. थोड़ा ज्यादा गंदा बन गया, सॉरी. ओके, सो नाउ igneous. What is igneous rocks? तो हमने पढ़ा था वॉल्केनोस के बारे में. तो जो लावा वॉल्केनोस बाहर फेंकते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएटेड इन वॉल्केनोस में जब ज्यादा प्रेशर आता है तो उसके अंदर का जो लावा है वो बाहर आता है, बहुत जोर से बाहर आता है. वॉल्केनिक इरप्शंस उसे हम कहते हैं. तो वो जो लावा बाहर आता है तो उसके बाद उसका लावा ठंडा होता है, और उसके बाद जो रॉक्स क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, तो उन रॉक्स को कहते हैं इग्नियस रॉक्स. इग्नियस मतलब क्या, इग्नाइट मतलब क्या, गरम, जलता हुआ. इग्नाइट फायर एंड मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ड से डायरेक्ट रिलेशन है कि इग्नियस जलता हुआ, फायर, लावा, ऑल द सेम. तो उसे कहते हैं हम इग्नियस रॉक्स. तो ये सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ पे काम में आएंगे, तो ये सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे काम में आते हैं कि ये रॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. इनका जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो इन्हें हम घर के फाउंडेशंस में बहुत यूज़ करा और देखा जाता है. मोस्टली घर के फाउंडेशंस में ही यूज़ करते हैं. इसका एग्जांपल है कि जैसे बसाल्ट रॉक है, और जो डार्क कलर्ड रॉक्स है उन्हें हम घर के फाउंडेशन में यूज़ करते हैं. बट जो ग्रेनाइट होता है वो भी एक इग्नियस रॉक है, तो उसे हम यूज़ करते हैं घर के रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते टाइम उसे, क्योंकि इट इज इजीली ट्रस्टेड नेचुरली फंडामेंटली. सो उसे हम घर के रेसिडेंशियल वर्क में बहुत सी जगह आपने देखा होगा ग्रेनाइट, तो वो फाउंडेशन के अलावा रेसिडेंशियल के यहाँ पे यूज होता है. सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, सो रॉक्स जो होते हैं सिंपल रॉक्स, वो दे आर एक्सपोज्ड टू सरफेस अटैक्ड बाय वेदरिंग एजेंट्स. सो उन वेदरिंग एजेंट्स क्या है, एयर, सैंड, वाटर एंड रेन. सो ये जो वेदरिंग एजेंट्स है एक्सटर्नल और इंटरनल, ये सब ऐड करते हैं
एक बड़े से रॉक पे, तो बड़े से रॉक क्या क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो टूट जाता है छोटे छोटे पत्थरों में, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये होने के बाद उसको जो हमारी नदियाँ होती है, लेक्स और ओशंस, आगे ले जाते हैं। विंड इज ऑल्सो मेन कैरियर इन दैट, एंड ग्लेशियर्स जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है। ग्लेशियर जो होते हैं ये सब पानी, नदियाँ, ग्लेशियर्स, विंड, हवा, ये सब वो टूटे हुए रॉक्स को आगे लेके जाती है, और आगे लेके जाने के बाद एक जगह पे वो जमा हो जाते हैं। एक जगह पे जमा हो जाते हैं यानी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन होता है उनका, वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, सीमेंटेशन होता है उनमें, और फिर उन वो बन जाते हैं सेकेंडरी रॉक्स, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। नो नीड ऑफ दिस सेकेंडरी वर्ड, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। डायरेक्टली इट इज सेकेंडरी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, वेरी इजी। वेदरिंग का जो एक रिजल्ट होता है, वेदर की वजह से जो रॉक्स टूटते हैं एक जगह पे जमा होते हैं, वो बनते हैं sedimentary rocks. So third, there is the metamorphic rocks. Rocks which are deeply buried, मतलब जो अर्थ में बहुत नीचे होते हैं, और उनमें बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है, और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स भी होते हैं अर्थ के नीचे के पार्ट में। सी, हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है, और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स होते हैं नीचे अर्थ में, जो हमारे ग्राउंड में। तो वो ये जो एनवायरनमेंट होता है नीचे, तो वो एक नया चेंज लाता है मिनरलॉजिकल स्ट्रक्चर में। वो जो पेरेंट रॉक में, वो एक स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। तो ये जो चेंज आता है वो रॉक्स में, तो इन रॉक्स, ये रॉक अपने पेरेंट रॉक से अलग हो जाते हैं। मतलब जो जो वो पहले थे, वो अभी उसके वो चेंज हो गए। क्यों चेंज हुए? क्योंकि उस पर प्रेशर ने काम किया है। अर्थ के नीचे का हाई टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ये सब ने उस पर काम किया है, एंड उसके मिनरलॉजिकल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए हैं। सो इससे हमें हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलता है। अर्थ के नीचे ये पानी, नदियों से वो रॉक्स टूट के जो वेदरिंग की वजह से आते हैं और जमा होते हैं, उन्हें सेडिमेंट्री, और ये लावा के से जो बाहर आते हैं इग्नियस। ओके, सो जो लिथोस्फीयर है, ओनली लिथोस्फीयर यहाँ पे दिया है। लिथोस्फीयर मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, लैंड, ओनली लैंड। सो दिस लैंड, इन हमारे लैंड में सिर्फ इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो 95% में, ये यहाँ पे हाउ मच, 95% 95% में ये कहाँ है? 95% इट इज कंसिस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब जहाँ पे हम रहते हैं लैंड, लैंड पे सबसे ज्यादा जो रॉक्स है वो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पानी के जो रॉक्स है, जो पानी के वो एजेंट्स की वजह से फॉर्म होते हैं, वो नहीं, वो बहुत सिर्फ 5% है अपने लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर एंड लैंड में। बट ऑन दी अदर हैंड, जो पूरा अर्थ है हमारा, यानी लिथोस्फीयर के साथ हाइड्रोस्फीयर, यानी पानी भी, पानी और लैंड दोनों, जहाँ पे हम रहते हैं, और लैंड मतलब पूरा ग्लोब, इन द फुल ग्लोब इट इज 75% of the Earth's surface is covered by sedimentary rocks made by weathering agents. वेदरिंग की वजह से जो 75% रॉक्स है वो प्रेजेंट है, सेडिमेंट्री रॉक्स। पूरे अर्थ में 75% सेडिमेंट्री रॉक्स है, और सिर्फ 25% इग्नियस और मेटामॉर्फिक है पूरे अर्थ में। पहले क्या था? सिर्फ लिथोस्फीयर पे, लैंड पे, सिर्फ लैंड पे 95% ये दोनों थे, और यहाँ पे उल्टा हो गया दोनों। सो यहाँ पे इसका वो पाए चार्ट है। बुक में आगे दिया फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड many things, chemical classification, mineralogical classification, textural classification, and chemical structure. This is of no use in our upcoming exam of MSBTE. MSBTE के इसमें कुछ काम के नहीं है ये सब टॉपिक्स, ये एग्जाम में नहीं आने वाले। फिर भी आपको चाहिए तो आप बुक में पढ़ लेना, क्योंकि it's not coming exam, so I'm not explaining it here. And now moving on further, we will proceed to one second। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो यूज होते हैं ये सिविल इंजीनियरिंग के
पूरे ग्लोब में सबसे ज़्यादा जो फाउंड होते हैं सब पूरे ग्लोब में वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो सिविल इंजीनियर को उसको अच्छे से समझना पड़ता है। तो ये जो रॉक्स होते हैं ये हाईवे के जो टनल्स होते हैं, टनल्स में जो अंडरग्राउंड जो कवरिंग होती है रॉक्स की, वहाँ पे यूज किए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जो टनल्स की जो ये होती है एंट्री, वहाँ पे अंदर कवरिंग जो होती है टनल्स की, जो हाईवे पे हम दिखते हैं वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स यूज होते हैं। एकदम इजी, वेरी सिंपल एग्जांपल। दैट वाज ऑल अबाउट पेट्रोलॉजी। रॉक्स में इतना ही पूछेंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। तो नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज, इफ यू वांट यू कैन कीप इट। मूविंग फॉरवर्ड, now starting our topic, definition of soil. Now starting with definition of soil. What is soil? Tell me what is soil. You all know what is soil. You all know practically what is soil. But you don't know, आपको नहीं पता कि उसको definition में कैसे लिखते हैं. Yeah, many of you know, but there are some people who might not know. So let me teach to you in the most simple way. So the term soil has various meanings and carry the difference into different professional groups. तो जो soil होता है वो सबके लिए एक अलग है, अलग पर्सपेक्टिव से हर कोई सॉइल को देखता है। तो जैसे एक आम आदमी है, एक आम आदमी जो सिविल इंजीनियर नहीं है, कोई नहीं है, जो जॉब करता है, उसको अगर पूछोगे कि सॉइल क्या है तो वो बोलेगा कि सॉइल एक मटेरियल होता है जिसमें क्ले, सिल्ट, सैंड, मतलब पत्थर, क्ले, सिल्ट, वो सॉइल जैसा मटेरियल होता है, सिल्ट एंड क्ले, बोल्डर्स एंड ग्रेवल्स, ये सब मिला के सॉइल बनता है। तो ही इज राइट अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर। एक फार्मर के लिए क्या है सॉइल, उसको तो कुछ पता भी नहीं कि क्ले, सिल्ट उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो एक अनपढ़ होता है। तो उसके लिए क्या है कि सॉइल उसके लिए सिर्फ एक ऐसा पार्ट है, पोर्शन ऑफ अर्थ है कि जो उसको उसके झाड़ों को उगाता है और उसको फल देता है, जिसको वो सेल करके लिविंग बनाता है। So soil is portion of earth surface which supports the plant for agriculturist. मतलब वो सिर्फ उसके लिए क्या है वो, you got it. So now according to civil engineer, एक सिविल इंजीनियर के हिसाब से सॉइल क्या होगा। अभी हमने पेट्रोलॉजी पढ़ा, तो सॉइल क्या है? सॉइल इज मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड रॉक। जस्ट वेट हियर, किसका मिक्सचर है? मिनरल्स एंड रॉक्स का। सो यहाँ तक क्लियर है कि सॉइल किसका मिक्सचर? मिनरल्स, वो भी अर्थ के नीचे ही मिलते हैं, हमें ऊपर नहीं मिलते क्योंकि वो डिराइव होते हैं अर्थ के नीचे से ही, हाई प्रेशर की वजह से एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से मिनरल्स मिलते हैं। वो मिनरल्स को और वो जो पत्थर है नीचे, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो नीचे होते हैं, उनको मिला के बनता है सॉइल। तो सॉइल, तो ये जो दोनों है वो डिराइव कहाँ से होते हैं? मिनरल्स एंड रॉक्स। ये डिराइव यानी आते हैं, यानी कहाँ से आते हैं? केमिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग। जो हमने पढ़ा था कि रॉक्स कैसे बनते हैं, केमिकल, जो केमिकल एक्शन होता है ना मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, जैसे कि हमने जस्ट देखा, उसकी वजह से केमिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग यानी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऐड करने की वजह से रॉक बनते, तो उसको डिराइव्ड बोला यार। सिंपल वर्ड है डिराइव। वो डिराइव हुआ है क्योंकि वहां से वो आया है, उसका जो मेन सोर्स है, उसका बेस सोर्स है केमिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग, इन दोनों की वजह से बना है रॉक। सो अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ देयर इज वन मोर डेफिनेशन व्हिच इज द इंडियन स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आईएस डेफिनेशन। आईएस डेफिनेशन, ये आईएस कोड याद रखना, आईएस 2809 1972, इंडियन स्टैंडर्ड 2809 1972 में जो बना था, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा है सॉइल इज द सेडिमेंट और अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। क्या है इसका मतलब? सॉइल इज सेडिमेंट, सेडिमेंट यानी क्या? एक पार्ट, ऐसा सॉइल ऐसा रॉक टाइप पार्ट, सेडिमेंट, अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन सबका जो एक्यूमुलेशन होता है, जो कि प्रॉपर वे में नहीं है, तो उसे कहते हैं सॉइल अकॉर्डिंग टू आईएस डेफिनेशन।
इट इज प्रोड्यूस बाय फिजिकल एंड ये वापस फिर कैसे बनते हैं सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो गए रॉक्स रॉक इज अ सॉलिड पार्टिकल तो ये उसकी वजह से तो बनता है रॉक्स के एक्यूमुलेशन की वजह से मिनरल्स इज द सेडिमेंट प्रोड्यूस बाय और वे वापस फिर जैसे कि मैंने ऊपर वहां पे बोला डिराइव्ड फ्रॉम यानी प्रोड्यूस्ड बाय physical and chemical disintegration of rock. Same. It is a natural aggregate of minerals particle bounded by strong and permanent cohesive forces as stated. So, अभी है soil mechanics. What is soil mechanics? Mechanics. Okay, soil तो आपको पता है mechanics यानी क्या उसका working उसके static dynamics hydraulics यानी वो कैसे एक लोड को कैसे बेयर करता है उसका मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या है सो सॉइल मैकेनिक्स वो एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का जहाँ पे बोल रहे हैं वेयर द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स स्टैटिक डायनामिक्स एंड हाइड्रोलिक्स आर अप्लाइड static dynamics and hydraulics are applied separately or together hydraulics and dynamics very complicated words just try to understand समझने की कोशिश करी आप लिख पाएंगे पेपर में अगर समझ गया तो अपने वर्ड्स में टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सॉइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तो ये क्यों करते हैं मैकेनिक्स का सॉइल का बिहेवियर को स्ट्रक्चर को कैसे सपोर्ट करेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये करते हैं और उसके फाउंडेशन से जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉइल मैकेनिक्स पे सॉल्व हो जाए जो भी फाउंडेशन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो वो उस पर सॉइल मैकेनिक्स जो है वो काम करवाएंगे और उसका सॉल्व होगा हमारा जो भी प्रॉब्लम नेक्स्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पहले हमने देखा जियोलॉजी अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ये एक ब्रॉड टर्म है कोई नहीं है जियो मतलब क्या अर्थ टेक्निकल मतलब क्या टेक्निकल क्लासिफिकेशन उसमें वो 2-3 टर्म्स आ जाते हैं जैसे कि सॉइल इंजीनियरिंग रॉक मैकेनिक्स जियोलॉजी तो हमें पता है अर्थ का साइंस अर्थ के पीछे का साइंस रॉक मैकेनिक्स यानी रॉक के पीछे का साइंस एंड सॉइल इंजीनियरिंग सॉइल मतलब क्या सॉइल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स उसमें सॉइल कैसे वर्क करता है कि ऐसे इतने लोड्स कैसे लेता है उसके सॉइल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे बात प्रॉपर डेफिनेशन दी है प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस डीलिंग विद प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल तो जो सॉइल के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए वो बताया गया है it has a much wider scope than soil mechanics तो soil mechanics के अलावा यहाँ पे जो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो soil engineering होता है और इसका बहुत बड़ा स्कोप है not related to a exam point of view It includes site investigation तो इस soil engineering में क्या क्या आता है site investigation आता है डिजाइन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन आता है अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड अर्थ स्ट्रक्चर्स साइट इन्वेस्टिगेशन सॉइल का जो कैसा है सॉइल इज इट मच पोरस इम्परविएबल हाउ इज इट डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन उस पर फाउंडेशन कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जो अर्थ से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे बनाएगी वो सब बताया गया है सो जो सॉइल होता है वो सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ यूज होता है एकदम सिंपल सिर्फ 2 जगह पे यूज होता है एक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल दूसरा है फाउंडेशन मटेरियल ये 2 मेन पॉइंट्स है यहाँ पे सॉइल यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या अभी अगर हमें पहले in old times bricks and homes were made of soil they didn't know the engineering of bricks वहाँ पहले के टाइम पे bricks नहीं पता था कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते तो सॉइल को ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया था तो सॉइल वैसे तब वेरी इजीली अवेलेबल था बाजू में ही पड़ा रहता था क्योंकि whole earth consists of soil some areas excluding so फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन उसको यूज करते थे कि भाई
उससे शेल्टर मिलता था। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल है उसमें एक पार्ट है क्लेई सॉइल का, एक पार्ट है क्लेई सॉइल, वो इजीली मोल्ड हो जाता था, यानी कन्वर्ट हो जाता था क्ले ब्रिक्स में। तो पहले जो अपने ब्रिक्स रहते थे वो क्ले ब्रिक्स, सिंपल ब्रिक्स, वेरी बेसिक ब्रिक्स, सबसे बेसिक ब्रिक्स थे। तो वो हिसाब से वो यूज करते थे पहले, वो चीप था, it was very cheap and useful construction material as they had no choice, and it was used for housing, for road, for railway embankments, dam, retaining walls. So its soil can be used as filling as a construction material. कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम पे कंस्ट्रक्शन घर बनाते टाइम पे उसको एक फिलिंग के हिसाब से यूज करते थे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। It is the same given here. एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसकी एप्लीकेशन से उसको जैसे कि मैंने बोला एम्बैंकमेंट फिल्स एंड रिटेनिंग पूल्स बेड्स में यूज करते थे फिलिंग के टाइम पे। प्लेन फिलिंग जो है होता है हमारा, जो विंडो होता है, विंडो के ऊपर जो प्लिंथ होता है, जो प्लिंथ पार्ट होता है, तो वहाँ पे भी फिल करते हैं सॉइल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, तो वो उसका एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया है। परवियस एंड इम्परवियस सॉइल कैन बी यूज्ड इन अर्दन डैम्स। अर्दन डैम्स क्या होते थे, जो अर्थ मटेरियल से बनते थे पहले डैम्स, they were used in the old days but now it is not majorly used. The most majorly used are concrete dams which are now used. So pervious यानी वाटर को अलाउ करता है और impervious यानी वाटर का अलाउ नहीं करता। इट वॉज impervious and pervious को यूज करते थे क्योंकि वाटर को छोड़ने के लिए द फ्लो ऑफ वाटर should be maintained, so pervious soil was used. Next point, soil is used for brick manufacturing and these bricks are used for building construction. As I stated the first point कि पहले bricks soil के ही बनते थे, now also they are used but it is now a more complex procedure than it was before. So moving on further, it is also used as a foundation material. Just a second. Also used as a foundation material. So as a foundation material, load of any structures comes from foundation. अभी हम कोई भी building construct करते हैं तो we dig for foundation and whenever we dig downwards there is only soil which bears the load of the structure which we are building. जो भी building हम बांध रहे हैं, build कर रहे हैं, उसका सब load foundation लेता है। सो वो एंश्योर करते थे कि एज अ फाउंडेशन मटेरियल सॉइल सपोर्टिंग द फाउंडेशन शुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। जो सॉइल होता था वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं रहता तो वो स्ट्रक्चर वीक हो जाता था। अगर सॉइल इफ सॉइल वाज वीक द स्ट्रक्चर कैन नॉट रिमेन स्टेबल और गिर जाता था। इसलिए एज अ फाउंडेशन मटेरियल व्हेन सॉइल इज यूज्ड it needs to be of it needs to be very smooth, strong, equally strong as the building we are forming, and it could take on the load and not fall. Stability, as I said, for stability point of view, a required type of soil may be selected as base of foundation. So according to the area, soil is selected, and if the soil, and according to soil the foundation type is selected. अभी अगर सॉइल अलग है तो उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए वो टाइप के सॉइल के लिए वो डिसाइड करते थे। सॉइल मटेरियल, as I said, soil offers strength and stability to foundation of dams, which helps to hold the water, जो पानी को पकड़ के रखता है वो सॉइल है। इम्परवियबल नेचर ऑफ क्ले सॉइल, जो क्ले सॉइल्स थे वो परमिएबल नहीं है, यानी वो वाटर को उनसे पास नहीं होने देते। तो एज अ स्टेटेड, सॉइल इज फिल्टर फॉर क्विक ड्रेनेज। जो परवियस सॉइल है वो क्विक ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं ड्यू टू इम्परवियबल नेचर ऑफ क्ले सॉइल्स। ओके, राइट। एंड एप्लीकेशंस की इसको कैसे यूज करते हैं,
कैसे यूज करते हैं एज अ फाउंडेशन मटेरियल सॉइल को. सॉइल इज सुटेबल फॉर फाउंडेशन बट रिक्वायर कॉम्पैक्शंस. सो व्हाट डज इट मीन? एंड कॉम्पैक्शन यानी उसको एक अच्छी तरीके से मोल्ड एंड शेप देना एंड मेकिंग इट अ होल, उसको एक बनाना, making all taking all the parts and converting it, compacting it into single part. That means compaction. And without compaction, structure always collapses. गिर जाता है structure. Soil provides moderate support. As I said, soil always provides support for all types of foundation. Soil is, this is the point which is to be noted. ये point हमेशा याद रखना, किधर भी छाप सकते हो. Soil is support, moderate support, low support, high support. It is always a support. You can use this point at any question. Soil cement mixture can be used for subgrades. So soil and cement. So for constructing any road, there are layers, subgrade, subbase. So in the subgrade layer, by the construction of road, soil cement is also used. So as a foundation material. Where were we? We were in बिल्डिंग बांध रहे थे, तो हम हाईवे पे चले गए. हाईवे की जो लेयर है, सबग्रेड लेयर है, वहां पे भी सॉइल और सीमेंट को यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट देता है वो स्ट्रक्चर को. यानी अभी हाईवे बांध रहे तो हाईवे को सपोर्ट दे रहा सॉइल सीमेंट. WBM रोड्स, जो एकदम अच्छे रोड है, गांव के साइड के रोड्स जो अभी डेवलप्ड नहीं है अकॉर्डिंग कंपेयर टू द मेन रोड्स. तो फॉर वाटर बाउंड मैकेनिज्म WBM रोड्स, सॉइल इज एज अ बाइंडर मटेरियल. यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वहाँ के, यानी गाड़ियाँ पास होती है तो सॉइल ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है दूसरे कंपोनेंट से, दूसरे सॉलिड पार्टिकल से जो भी प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर में नीचे, वो सबसे कंबाइन हो जाता है. एंड देन इट फॉर्म्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लाइक समथिंग. अगर आप कोई भी सॉइल के पार्ट से कंटिन्यूस लोड ड्राइव करोगे, अगर कोई भी रास्ता है ऐसा उबड़ खाबड़, अगर आप वहाँ से कंटिन्यूसली करते जा रहे हो तो वो रोड ऐसे प्लेन हो जाएगा. तो ये क्या होता है, ये जो सॉइल है, ये सॉइल एक हो जाती है, बाकी के मटेरियल से कंबाइन हो जाती है एंड देन इट बिकम्स प्लेन. थोड़ा सा प्लेन हो जाती है, बट दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. This is weak. Why weak? Because when rain comes, this structure collapses. No use. This is very watery structure there. ये बहुत खराब हो जाता है रोड. तो इसलिए इसमें सॉइल एक बाइंडर मटेरियल बन जाता है जब भी एक लोड अप्लाई करते हैं या कंटिन्यूसली गाड़ियाँ पास होती है. देन so this was all about this certain lecture. In next lecture we will learn about field applications of